नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे अपनी बसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का चैप्टर 2, पार्ट 2, जिसका नाम है लाख की चूड़ियां। तो ये जो चैप्टर है, ये यहाँ पर लेखक ने अपने एक तरह से संस्मरण के तरह लिखा है, यानी कि अपने बचपन की यादों को, अपने बचपन की बातों को, जो उन्होंने अपने बचपन में जब वो अपनी नानी के गांव जाते थे, अपनी नानी के घर जाते थे, वहां पर जो उन्होंने देखा उसके आधार पर लिखा है। और दूसरा, उन्होंने इस पाठ को इस तरह से यहाँ पर दर्शाया है कि कैसे जो ये हमारा आधुनिक मशीनी युग आ गया है, आधुनिक मशीनी युग जो आ गया है, जो शहरीकरण हो रहा है, इसने कैसे लोगों के एक तरह से रोजगार को चेंज कर दिया है, परिवर्तित कर दिया है। क्योंकि अब सारी चीजें आप देखेंगे, जैसे छोटी से छोटी चीज आप देखेंगे, पहले जो चटनी बनाई जाती थी वो सिलबट्टे पर पीस कर बनाई जाती थी, जो मसाले पीसे जाते थे वो सिलबट्टे में पीसे जाते थे। अब सारे काम मिक्सी करती है। और इसी तरह से जो भी चीजें हैं, जैसे सुंदर सजावटी सामान है, या चूड़ियां हैं लाख से बनी हुई, या फिर और भी बहुत सारी चीजें जैसे अचार, या आपने देखा होगा छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग होते हैं, व्यवसाय होते हैं, ये पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा चलते थे और इससे लोगों का घर भी चलता था। और एक तरह से ये जो कुटीर उद्योग होते थे, ये जो व्यवसाय होते थे, ये क्या होते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते थे। यानी कि जैसे पहले परिवार के किसी बड़े ने इस व्यवसाय को किया, उसके बाद उसके बेटे ने उसको संभाला, फिर उसके बेटे ने, तो इस तरह से लोगों का रोजगार जो है लगा हुआ था, बना हुआ था। लेकिन ये जो मशीनी युग आया है, ये जो शहरीकरण हुआ है, इसने कैसे परिवर्तन लाया है इन सब चीजों में, कैसे लोगों के रोजगार छीन लिए हैं, कैसे उनके जीवन परिवर्तित हो गए हैं, वो सारी बातें भी अपने इस पाठ में बताई है लेखक ने। तो बहुत ही सुंदर चैप्टर है और काफी सारी बातें इस पार्ट से हमें सीखने को मिल रही है। तो चैप्टर को हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनेंगे, ध्यान पूर्वक समझेंगे, और जो भी आपको यहाँ पर सीख मिल रही है उसको अपने आप में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का पाठ 2, लाख की चूड़ियां। तो देखिए, अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। लेखक क्या कहते हैं, लेखक अपने बचपन की बात बताते हैं। बचपन में जब वो नानी के घर में जाते थे, नानी के गांव में जाते थे, तो वो कहते थे सारे गांव में मुझे बदलू एक बहुत अच्छा आदमी लगता था, बदलू मुझे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था, गोल गोल गिट्टियां होती है ना लाख की, वो बनाकर देता था, कलरफुल। मुझे अपने मामा के गांव जाने का बड़ा चाव था। अपने मामा के गांव, अपनी नानी का घर जो है, वहां जाने का लेखक कहते हैं मुझे बड़ा चाव था। हर वर्ष बच्चों का होता है ना कि जो सर्दियों की छुट्टियां होती है, ग्रीष्मकालीन अवकाश जो होता है, उसमें बच्चों को होता है कि वो कहीं ना कहीं घूमने जाए। तो इस तरह से वो अपने नाना नानी के यहाँ घूमने जाने का उन्हें बहुत शौक था, और वो अक्सर वहां जाया करते थे। और उस गांव में जो उनका सबसे फेवरेट इंसान था, सबसे पसंदीदा व्यक्ति था, वो था बदलू। और वो बदलू था क्योंकि उन्हें लाख की गोलियां बनाकर देता था। बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, कलरफुल चीजों से बहुत खुश होते हैं बच्चे। तो वो कहते हैं कि जब भी मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती। जब भी मैं नानी के गांव से वापस लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह सकती थी। इतनी सुंदर सुंदर कलरफुल गोलियां कि किसी भी बच्चे का मन मोह सकती थी। और वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, क्योंकि देखिए ये हमारे यहाँ एक हमारे भारत में, हमारी संस्कृति में एक बहुत ही अच्छी ये सभ्यता है कि हम
कभी भी अपने आस पड़ोस वालों को, अपने नजदीक वालों को, जिनसे हम थोड़ा सा क्लोज हो जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम उनसे एक रिश्ता बना लेते हैं, एक रिलेशन बना लेते हैं। अगर छोटा है तो भाई बहन, अगर बड़ा है तो दीदी, अगर एक तरह से हमारे मम्मी की साइड से है तो मामा जी, मौसी जी, अगर हमारे पापा जी की साइड से है, हमारे पिताजी की साइड से है तो चाचा जी, चाची जी, बुआ जी, तो इस तरह के रिश्ते हम बना लेते हैं। तो लेखक यही यहाँ पर कहते हैं कि वैसे तो क्योंकि वो मेरे मामा के गांव के थे, यानी कि मेरी नानी के गांव के थे, तो नानी के गांव की तरफ के जितने भी लोग हुए वो सब मामा मामी या फिर नाना नानी। तो वो कहते हैं वैसे तो वो रिश्ते में क्योंकि मामा के गांव के थे तो मुझे उन्हें मामा कहना चाहिए था, लेकिन मैं उन्हें बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। वो कहते हैं कि मैं उन्हें बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि उन्हें गांव के सभी बच्चे कहा करते हैं। और आपने देखा होगा छोटे बच्चों में एक आदत होती है, छोटा बच्चा जब बोलना सीख ही रहा होता है तो उसमें क्या होता है कि वो क्या करता है, रिपीट करता है, जो बातें हम बोलते हैं ना उसे रिपीट करता है। तो उसे पता नहीं होती चीजें कि किसको हमें क्या बोलना है, किसके साथ हमारा क्या रिलेशन है। तो कभी कभी अगर कभी कभी वो अपने पापा को भी चाचा कहता है, कभी 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 अपनी मम्मा को भी ताई कहता है, एक तरह से मम्मा कहता है। तो ये चीजें क्या होती है, वो सुनता है, जैसी जैसी बातें वो लोगों से सुनता है कि हाँ इनको चाचा बुला रहे हैं तो ये शायद इनका नाम चाचा है, तो वो चाचा कहने लगता है। तो इस तरह से बदलू काका कहकर वो बुलाते थे, क्योंकि गांव के सारे बच्चे लगभग उन्हें बदलू काका कहते थे। तो जब भी लेखक अपने नानी के गांव आते थे तो वो बाकी बच्चों के साथ बदलू काका का जो एक तरह से जहां पर वो भट्टी लगाया करते थे उस जगह पर जाते थे, तो वहां पर सब बच्चे उन्हें बदलू काका कहते थे, तो वो भी उन्हें बदलू काका कहकर ही पुकारते थे। तो वो कहते कि बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, मकान के सामने बड़ा सा सहन था। जो बदलू थे उनका मकान जो था थोड़ा सा ऊंचाई पर था, यानी कि गांव का जो एरिया था उसके हिसाब से थोड़ा सा ऊंचाई पर उनका मकान था। और मकान के ठीक सामने ही एक सहन था। सहन क्या होता है, सहन होता है इस तरह से एक बैठने का, जिसके बीचों बीच ऐसे पेड़ होता है, और पेड़ के बीचों बीच जो होता है इस तरह से गोलाई में जो बैठने का स्थान बनाया जाता है। आपने देखा होगा बैठने के लिए इस तरह से स्थान बनाया जाता है पेड़ के चारों तरफ, ठीक है। तो एक सहन था और उसी के नीचे बैठकर जो बदलू थे वो अपना काम किया करते थे, उसी पेड़ के नीचे बैठते थे और उसी पेड़ के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करते थे। उसके बगल में भट्टी दहकती रहती थी, क्योंकि वो क्या करते थे, लाख को पिघलाते थे पहले, लाख को पिघलाकर ही उसको उसको शेप दिया जाता है, ठीक है। उसको पिघलाकर उसको शेप दिया जाता है, तो बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख को पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, और जिस पर लाख के मुलायम होने तक उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। एक सामने सलाख पड़ी थी छड़ टाइप की, तो उसमें क्या करते थे, लोहे को मुलायम होने तक उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। फिर क्या करता था, उसको सॉफ्ट करके, यानी कि जब जब जो एक तरह से लाख है वो जब ठंडी हो जाएगी तो उसको इस तरह की सलाखा बना लेंगे, लंबी सी एक सलाखा जैसे छड़ होती है लोहे की, उसको बना लेंगे। और फिर उसको क्या करते थे, एक तरह से बेलन नुमा उसने 4-6 मुंगरियां रखी हुई थी। मुंगरियां जानते हैं, बेलन नुमा मुंगरियां, जिनसे कपड़े भी धोने का काम करते हैं मुंगरियां, लेकिन वो होती थी बेलन नुमा। बेलन नुमा यानी कि वो आगे से मोटी होती थी और बिल्कुल गोल होती थी, एकदम सपाट। और फिर वो क्या करता था, उसको जो सलाखा बनाई रहती है लाख की, उसको इस तरह से उस पर लपेट दिया करते थे, इस तरह से उस पर लपेट के फिर वो क्या करते थे, उन्हें चूड़ी का आकार, फिर उसको कट किया
और फिर उसको एक एक करके इस तरह से चूड़ी का आकार उसमें दिया। तो बेलन मुंगरिया जो कि आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी, लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन मुंगरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना उन्हें बनाता था। यानी कि वो जब उस पर चढ़ा देता था, फिर उसको वो इस तरह से घिस घिस कर घुमा घुमा कर गोल बनाता था और चिकना बनाता था, और एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। जब पूरा सेट बन जाता था चूड़ियों का, तो फिर उन पर वो रंग करता था, कलर करता था, क्योंकि एक ही रंग की तो नहीं होती चूड़ियां। चूड़ियां तो बहुत सारे अलग अलग कलर्स की होती है, अलग अलग रंगों की होती है। तो फिर उन पर वो अलग से पेंट करता था, कलर करता था। बदलू यह कार्य सदा एक मचिए पर बैठकर करता था। मचिया यानी कि स्टूल, एक छोटा सा स्टूल था उसका, उस मचिए पर बैठकर वो सदा हमेशा उस काम को करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। जो मचिया थी वो बहुत पुरानी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो उद्योग होते थे, ये जो पुराने कुटीर उद्योग होते थे, एक तरह से ये बहुत पहले से उनके दादा भी करते होंगे, उनके पापा भी करते होंगे, फिर उन्होंने करना शुरू किया। तो ऐसा कुछ था नहीं कि वहां पर दुकान है या चीजें चेंज किया जा रहा है, फर्नीचर लगाया जा रहा है। वो बिल्कुल एक सामान्य तौर पर अपने उस मचिए पर बैठकर वो काम करते थे, और बगल में ही उसका हुक्का भी रखा रहता था। हुक्का आप सभी ने देखा होगा, गांव में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह से हुक्का आपने देखा होगा, इस तरह से होता है, और फिर उस पर एक गोल गोल सा उसको इस तरह से पिया जाता है, एक तरह से गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज उसमें से आती है। तो वो कहते हैं कि हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता भी रहता था। गांव में मेरा दोपहर का अधिकतर समय बदलू के पास ही बीतता था, क्योंकि वो हमेशा जब भी गांव आते थे, वो छुट्टियों का समय रहता था, और सुबह शाम अपने घर में रहते थे। दोपहर का जो ज्यादातर समय होता था वो गांव में उन्हीं के पास, यानी कि बदलू काका के पास बिताते थे। वो क्या कहते थे, वह मुझे कहते थे लला कहा करते थे, वो उन्हें लला कहा करते थे। गांव में जो बच्चों को पुकारा जाता है, तो वो एक अलग ही प्रेम होता है, अलग ही तरीके से उन्हें पुकारा जाता है, तो उन्हें लला कहकर पुकारते थे। और कहते, जैसे ही वो वहां पहुंच जाते, तो वो मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देते कि बच्चे के लिए भी एक स्टूल लेकर आओ, एक मचिया लेकर आओ बच्चे के बैठने के लिए। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखते रहता था। वो कहते हैं कि मैं घंटों उन्हें इस प्रकार वहां पर बैठे बैठे चूड़ियां बनाते हुए देखता रहता था। और वो कहते थे कि वह लगभग रोज ही 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता है। 4 से 6 जोड़े चूड़ियां वो लगभग रोज बनाते हैं, और पूरा जोड़ा जब बना लेते हैं तो उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखते रहते हैं। यानी कि अपना काम पूरा करने के बाद उन सब चूड़ियों को इस तरह से बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण के लिए चुपचाप देखते रहते हैं, जैसे वह बेलन ना होकर किसी नव वधु की कलाई हो। यानी कि वो उनको बनाने में उनका इतना प्रेम होता था कि इतने प्रेम से वो उन चूड़ियों को बनाते थे कि लास्ट में वो इमेजिन करते थे कि देखो ये चूड़ियां कितनी सुंदर लग रही हैं इस बेलन पर। ऐसा लग रहा है कि बेलन ना होकर किसी नव वधु यानी कि जो नव विवाहित जो लड़की होती है उसकी कलाई हो। तो इतनी सुंदर उनकी वो चूड़ियां होती थी, इतनी प्यारी वो चूड़ियां उनकी होती थी। और बदलू मनिहार था। बदलू मनिहार था। मनिहार जो है एक कास्ट, एक जाति होती है, और चूड़ियां बनाना उनका पैतृक पेशा था। जो चूड़ियां बनाने का काम था वो उनका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है, पैतृक पेशा यानी कि उनके पिताजी के पिताजी भी वही काम करते थे, उनके पिताजी भी वही काम करते थे, फिर उन्होंने वही काम किया, और इस तरह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आ रहा है उसको कहते हैं पैतृक पेशा। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो पूजा पाठ करने वाले पंडित जी होते हैं गांव में, उनमें भी क्या होता है कि जो सबसे पहले उनके
बुजुर्ग जो उनके पिताजी थे वो घर पर आकर हमारे पूजा करते थे, फिर उनके जो बेटे हुए वो आकर करते थे, अब जो उनके बेटे हैं वो आकर पूजा करते हैं। तो एक तरह से हमने उन्हें अपना पुरोहित माना है और वो उनका पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक पेशा है कि वो पूजा पाठ अर्चना करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। लेखक कहते हैं वास्तव में बहुत सुंदर चूड़ियां वो बनाते थे और उनकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत यानी कि गांव में जितनी वो बनाते थे उतनी चूड़ियां एडजस्ट हो जाती थी, लग जाती थी, खपत थी, बिक जाती थी, कभी भी कुछ वेस्ट नहीं होता था, बर्बाद नहीं होता था, सब खप जाता था जितना भी वो चूड़ियां बनाते थे। अच्छी खपत थी, मतलब लोग उन्हें पसंद करते थे, लोग उनसे चूड़ियां खरीदते थे, लोग लेकर जाते थे उनसे। और गांव में तो सभी स्त्रियां उसी की बनाई चूड़ियां ही पहनती थी। लगभग उस गांव में तो जितनी भी लेडीज थी, जितनी भी औरतें थी, वो उसी की बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। और आसपास के गांव के जितने भी लोग थे वे भी चूड़ियां लेकर जाया करते थे। परंतु वह कभी भी, देखिए उसकी एक खासियत थी, बदलू की एक खासियत थी कि वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। यानी कि चूड़ियां बनाई है तो उनको वो कभी पैसों में नहीं बेचता था कि इतने पैसे की है, इतने रुपए की है, वो इस तरह से नहीं बेचता था। उसका अभी तक का जो वस्तु विनिमय का तरीका था, और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियां लेकर जाते थे। यानी कि एक तरह से उसके वस्तु विनिमय का तरीका वही पुराना था, जैसे पहले के समय में चला आता था। पहले के समय में जब व्यापार हुआ करते थे, बिजनेस हुआ करते थे, वो बिल्कुल इसी तरह से हुआ करते थे कि लोग आपस में जो भी चीजें खरीदते थे, बेचते थे, तो वो क्या करते थे, वस्तु के बदले वस्तु देते थे, कोई भी चीज। और घरों में भी अगर आपस में कोई चीज हम कर रहे हैं, इधर से उधर ले रहे हैं, तो क्या करते थे, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। तो यही तरीका उसका आज भी था, वस्तु विनिमय का तरीका। और वो क्या करता था, अनाज के बदले, यानी कि वो लोगों से अनाज लेता था उन चूड़ियों के बदले, और लोगों को उसके बदले चूड़ियां देता था। लेकिन लोग, मतलब उसके पास जब चूड़ियां लेने जाते थे तो पैसा नहीं, अनाज लेकर जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, मैंने उसे कभी किसी से झगड़ते नहीं देखा। लेखक कहते हैं जो बदलू था वो स्वभाव से बहुत ही सीधा था, बहुत ही सीधा और सरल था। मैंने उसे कभी भी झगड़ते हुए नहीं देखा, किसी से लड़ाई झगड़ा करते हुए नहीं देखा। हाँ, लेकिन शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य ही जिद पकड़ जाता था। शादी विवाह का जो अवसर है उस पर वो बहुत जिद पकड़ जाता था, क्योंकि जो चूड़ियां होती है वो सुहाग का प्रतीक होती है। इस तरह से गांव के जो सभी लोग होते हैं, जो शादियों का समय होता है उस टाइम पे वो स्पेशली दुल्हन के लिए चूड़ियां बनाते थे। और अब देखिए वो कहता था कि जीवन भर चाहे उससे मुफ्त की चूड़ियां ले जा लो, जीवन भर चाहे उससे मुफ्त की चूड़ियां लेकर जा लो, लेकिन विवाह के समय वो सारी कसर निकाल लेता था। विवाह के समय वो बिल्कुल नहीं मानता था, विवाह के समय वो कहता था मैं इसका पूरा नेग लूंगा, क्योंकि ये सुहाग की चीज है और इसका मैं पूरा नेग लूंगा, क्योंकि सुहाग के जोड़े का तो अलग ही महत्व होता है। आप देखिए ये चीजें कहाँ से कहाँ जा रही हैं, आप चैप्टर को ध्यान पूर्वक पढ़िए, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। कैसे, देखिए एक सुहाग के जोड़े की कितनी वैल्यू हुआ करती थी उस टाइम पे, और कैसे बदलू उस टाइम पे पूरी कसर निकालता था। वो कहते हैं कि मुझे याद है कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। जैसे कि वो बहुत सीधा था, कभी किसी से लड़ाई नहीं करता था, झगड़ा नहीं करता था, लेकिन वो लेखक कहते हैं मुझे याद है मेरे मामा के घर पे जब किसी की शादी थी तो वो वहां पर बहुत बुरी तरह से बिगड़ गया था, यानी कि जिद पर अड़ गया था कि एक तरह से फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। अब देखिए काफी सारे मुहावरों का भी प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और देखिए क्लास 8 के आप बच्चे हैं, आपके दोनों सब्जेक्ट
जो दोनों बुक्स हैं आपकी, वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 और भारत की खोज, उसके अलावा आपके सिलेबस में व्याकरण का भी बहुत सारा पार्ट है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कोई भी क्लास, कोई भी सेशन आप मिस ना करें और चैप्टर को ध्यान पूर्वक पढ़ने का प्रयास करें। तो फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लग जाना मतलब बहुत मुश्किल पड़ जाना, बहुत मुश्किल हो गया था उसको मनाना। अरे भाई मान जाओ, मान जाओ। विवाह के इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते थे। अब देखिए, वो कहता है कि सारी जिंदगी भर मुझसे चूड़ियां मुफ्त ले लो, लेकिन विवाह के दिन तो आपको इसका शगुन मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि सुहाग का एक अलग ही महत्व होता है, सुहाग के जोड़े का, और चूड़ियों को सबसे मेन माना जाता है। तो वो कहता उस टाइम पे उसकी घरवाली को भी वस्त्र मिलते थे, उसकी घरवाली, उसकी फैमिली जो थी उनको भी कपड़े दिए जाते थे, ढेर सारा अनाज उसको दिया जाता था और उसके लिए एक पगड़ी भी बनाई जाती थी और कुछ रुपए मिलते थे। सो अलग एक तरह से उसको सम्मान दिया जाता था, एक तरह से उसकी फैमिली को सम्मानित किया जाता था इस काम के लिए कि वो आज भी इस सुहाग के जोड़े को बना रहा है और वो जो एक तरह से पुरानी जो परंपरा है उसको उसने बनाए रखा है, चलाए रखा है। तो उसके लिए उसको ढेर सारे तोहफे मिलते थे, कपड़े मिलते थे, उपहार मिलते थे और उसको पगड़ी मिलती थी, रुपए मिलते थे, वो अलग। ठीक है, तो इस तरह से बदलू जो है सारी कसर शादी विवाह के समय निकाल लेता था। लेखक कहते हैं, सारे संसार में बदलू को अगर किसी बात से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियों से। सारे संसार में, यानी कि बदलू अगर किसी चीज से चिढ़ता था तो वो चिढ़ थी कांच की चूड़ियों से। और यदि किसी भी स्त्री के हाथों में वह उस कांच की चूड़ियां उसे दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता था। यानी कि अगर किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती थी तो उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता था और कभी कभी तो वह दो चार बातें सुना भी देता था उन्हें। जो कोई स्त्रियां गांव की अगर इस तरह से कांच की चूड़ियां अगर पहने हुए हाथ में, तो वो क्या करता था, दो चार बातें सुना भी देता था उन्हें। और मुझसे तो वह घंटों बात किया करता था। लेखक कहते हैं क्योंकि वो हमेशा ज्यादातर अपना दिन का समय वहीं पर बिताते थे, तो लेखक कहते हैं कि वो मुझसे घंटों बात किया करता था, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और यूं ही कभी मेरे शहर के जीवन के बारे में। और मैं उससे कहता कि शहर में तो सब कांच की चूड़ियां ही पहनते हैं। वो कहते हैं मैं भी उनके साथ डिस्कस करता था, मैं भी उन्हें बातें बताता था कि शहर के जितने भी लोग हैं वो ज्यादातर सभी कांच की चूड़ियां ही पहनते हैं। और वह उत्तर देता था कि शहर की तो बात ही कुछ और है लला, शहर की तो बात ही कुछ और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है, वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर भी घूमती है और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। तो एक तरह से वो ताने कसता था, तंज कसता था शहर की महिलाओं के कांच की चूड़ी पहनने पर। कहता था कि वहां तो क्या नहीं होता, वहां तो बहुत कुछ होता है। वहां की महिलाएं तो अपने पतियों के साथ हाथ में हाथ डालकर चलती हैं और उनकी कलाइयां तो इतनी नाजुक होती है क्योंकि गांव में परिश्रम है, गांव में मेहनत है, गांव की महिलाएं मेहनत करती है, परिश्रम करती है, श्रम करती है, शारीरिक श्रम करती है, खेतों पर काम करती है, गाय भैंसों का काम करती है और बहुत सारे उनको और भी बहुत सारी मेहनत करनी होती है गांव में रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए। तो वो शहर की स्त्रियां जो है उनकी तरह एक तरह से मजबूत नहीं होती, उनकी कलाइयां बहुत नाजुक होती हैं और अगर लाख की भारी चूड़ियां पहन ले तो उनके हाथों में मोच ना आ जाए। तो ताने वो इस तरह के ताने वो देता था। और कभी कभी वो कहते हैं कि कभी कभी तो बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था जिन दिनों उसकी गाय का दूध होता। और आपने देखा होगा गांव में ये बहुत ज्यादा एक तरह से जब कभी किसी के घर में गाय का दूध होता है
और किसी की गाय ब्याई होती है। तो जब कभी आप शहर से जाते हो तो बहुत ज़्यादा आपको खातिर वहाँ पर मिलती है। बहुत लोग आपकी खातिर करते हैं, आपको दूध पीने को देते हैं, आपको दही खाने को देते हैं, आपको मट्ठा खाने को देते हैं, क्योंकि गाँव के लोगों का जो नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, बहुत साधारण होता है। और सबसे मेन बात है कि सबके लिए एक प्रेम भाव जो है गाँव में आज भी देखने को मिलता है। तो वो कहते हैं कि वो कभी-कभी मेरी अच्छी खातिर करता था। जब भी उसकी गाय का दूध होता तो वो सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय की दूध की मलाई बचाकर मेरे लिए रखता था। और आम की फसल, क्योंकि ज्यादातर जो आम की फसल होती है वो ग्रीष्म में ही होती है, गर्मियों की जब छुट्टियां हो रही होती है, तो जब आम की फसल होती थी तो वो कहते हैं मैं रोज उसके यहाँ से 2-4 आम खाकर ही आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण मुझे वह अच्छा लगता था वह थी लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। यानी कि जब भी वो कांच जो लाख जब वो बना रहे होते थे, लाख की चूड़ियां, तो उसमें से हर चूड़ी में से थोड़ा सा लाख बचाकर वो उसमें से उसके लिए सुंदर सुंदर गोलियां बना देते थे। तो बच्चों को पसंद होती है ना कलरफुल गोलियां जिनसे वो खेलते हैं, तो वही गोलियां उसको लगभग 2-4 रोज मिल जाती थी तो वो खुश हो जाते थे। तो सबसे ज्यादा उनको बदलू को पसंद करने का रीजन ही यही था कि बदलू उन्हें लाख की गोलियां बनाकर देते थे, वो भी कलरफुल। अब वो कहते हैं कि मैं बहुधा, बहुधा यानी कि ज्यादातर, ज्यादातर जितनी भी गर्मी का सीजन होता है मैं अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने रहकर स्कूल खुलने के समय वापस आ जाता। यानी कि अक्सर जितनी गर्मी का जो छुट्टियां होती थी ज्यादातर मैं अपने मामा के घर ही जाता था। और 1-8 महीना रहकर गर्मियों का जो के बाद जो सेशन स्टार्ट होता है जो आपका जुलाई से, तो उसमें वो वापस आ जाते थे। परंतु 2-3 बार में ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिताजी की एक दूर शहर में बदली हो गई। वो कहते हैं ऐसा 2-3 बार ही हुआ होगा कि मैं ग्रीष्मकालीन जो अवकाश है उसको बिताने के लिए अपने मामा के घर गया हूँगा। लेकिन उसी बीच मेरे पापा का जो एक तरह से दूर शहर में बदली हो गई, ट्रांसफर हो गया उनके पापा का कहीं दूर, बहुत दूर। तो वो कहते हैं एक लंबी अवधि, तो उसके बीच एक ऐसा गैप आया। और देखिए ये जो टाइम होता है ना, एक जब आप क्लास 4th 5th या 8th तक भी होते हैं, तो क्या होता है कि इस टाइम पे आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर नहीं होता है, आप अपनी छुट्टियां बिता सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। लेकिन जब एक टाइम के बाद जब आप 9th में होते हैं, 10th में होते हैं, 11th में होते हैं, 12th में होते हैं या उसके बाद हायर स्टडीज में होते हैं, तो क्या होता है कि उस टाइम पे फिर आपको वेकेशंस भी उतनी नहीं मिल पाती। अगर आप 10th क्लास में है तो आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं, उसके बाद 12th क्लास में भी आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस या आप एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में बिजी हो जाते हैं, तो बहुत सारा टाइम नहीं मिल पाता। एक निश्चित समय तक ही ऐसा होता है कि आप अपना ज्यादातर समय जो है नानी के घर जाने में, दादी के घर जाने में या इधर उधर जाने में बिता पाते हैं, जो ये बचपन का बहुत अच्छा और मीठा समय होता है। तो बिल्कुल वो कहते हैं कि उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी का जो ट्रांसफर है वो दूसरी जगह हो गया और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। और वो कहते हैं तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में अब मेरी रुचि नहीं रही। तो देखिए अगर वो 10 या 11 साल के जब थे, 10 साल के जब थे, तब तक भी अगर वो अपनी मामा के घर जाते होंगे, तो उसके 10 साल बाद यानी कि जब वो 20 साल के हो गए थे, तब वो अपने मामा के घर जा पाए थे। तो वो कहते हैं इस बीच मेरा जो लाख की गोलियों पर से इंटरेस्ट था वो खत्म हो गया था, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है हमारा इंटरेस्ट जो है चेंज हो जाता है, बदलता रहता है। तो क्या हुआ उन 10 सालों के गैप के बाद, क्या हुआ उन 10 सालों के बाद, क्या चीजें चेंज हुई, क्या परिवर्तन लेखक को दिखाई दिया जो उन्होंने इस पाठ को लिखा और आप सबके सामने प्रस्तुत किया, ये सब जानने के लिए हम पढ़ेंगे अपने इस पाठ को नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप घर पर इसको एक बार रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।